नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री है और अपने आप में बहुत दुखद है। ऐसे तो मर्डर की कोई भी घटना दुखद होती है, लेकिन जब कोई टैलेंटेड इंसान का कत्ल हो जाए और बेवजह हो जाए तो फिर वो बात बहुत चुभती है, बहुत अफसोसनाक होती है। तो आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। आइए शुरुआत करते हैं। 15 अक्टूबर 2018 की ये बात है। मुंबई के मलाड इलाके से एक शख्स ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने ये बताया कि साहब, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मलाड में इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये एक सुनसान सी सड़क है, कुछ झाड़ियाँ हैं यहाँ पर और एक संदिग्ध सूटकेस यहाँ पड़ा हुआ है जिसे देखकर मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। प्लीज़ आप लोग यहाँ चले आइए। अब एक कैब ड्राइवर ने जब मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन कर इस तरह की जानकारी दी तो मुंबई पुलिस का भी माथा ठनका। पुलिस को लगा कि अब चल के चेक करना चाहिए। मुंबई पुलिस ने इसके बारे में जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ इन्फॉर्मेशन दी मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में, और जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंची। जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब तक उस जगह पर कैब ड्राइवर उस सूटकेस के साथ अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ 20 लोग उस सूटकेस को घेर कर खड़े थे, देख रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या है, ज़रूर कोई लाश होगी, कोई फेंक गया होगा, जैसा होता है इस तरह की बातें वहाँ चल रही थी। पुलिस वाले जब आए तो उन्होंने भीड़ हटाया और सूटकेस के करीब गए। सूटकेस को देखकर वाकई लग रहा था कि इसमें कोई संदिग्ध चीज़ ज़रूर है और मोस्ट प्रोबेबली कोई बॉडी ही है, कोई डेड बॉडी है, किसी की हत्या करके फेंका गया है। क्योंकि सूटकेस थोड़ा बेडौल बेढप सा था, बहुत बड़ा था और काफ़ी हैवी था, भारी था। देखने से ही लग रहा था, उठाना तो बहुत दूर की बात, देखने से ही लग रहा था कि ये वज़नदार है। और जो कैब ड्राइवर था वो कह रहा था, हाँ साहब वज़नदार है, मैंने उठाया है। पुलिस इस बात से भी थोड़ी हैरान हुई कि भाई इसने क्यों उठाया, यहाँ लावारिस सूटकेस अगर पड़ा हुआ है तो। इसकी कहानी तो बाद में खुली, लेकिन पुलिस ने पहले उस सूटकेस को खोला और जैसे ही सूटकेस को खोलकर चेक किया, वहाँ मौजूद सारे लोगों के कदम ठिठक गए। सारे लोग समझ लीजिए कि एक एक कदम पीछे हट गए, जैसा होता है कोई अजीब सी चीज़ देख लेने पर। सूटकेस के अंदर एक लाश बंद थी और ये लाश थी एक 20-22 साल की लड़की की, जिसके सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया था और सूटकेस के अंदर खून ही खून भरा हुआ था और लड़की की लाश को ठूंस कर इस सूटकेस में भर दिया गया था। ये सारा कुछ देखने के बाद अब इस बात की कोई इस बात में अब कोई शक नहीं था कि ये मामला कत्ल का ही है। मर्डर के मामले में ही ऐसा हो सकता है, नॉर्मल डेथ में कौन ऐसा करेगा। तो पुलिस ने फ़ौरन इस सिलसिले की तफ्तीश शुरू की। एक मर्डर केस लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया। लोकल पुलिस स्टेशन का नाम मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, मैंने नोट किया था, वो मैं कहीं भूल गया, मिसप्लेस हो गया। तो अब मुझे याद आ गया, बांगूर पुलिस स्टेशन है मुंबई में, मलाड के पास। तो अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो लोग मुंबई के हैं और मुझे देखते सुनते हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो वो लाश जो है, पुलिस ने उस लाश को रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश एक लड़की की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और लाश जिस हालत में थी मैंने उसके बारे में भी आपको जानकारी दी। अब पुलिस ने उस ड्राइवर को, जिसका नाम प्रशांत चौहान था, उससे पुलिस ने पूछा कि भाई ये मामला क्या है, तुम्हें कैसे पता कि ये सूटकेस यहाँ पड़ा हुआ है और ये सूटकेस इतना भारी है, ये सब कैसे तुम्हें पता। तो उसने कहा, साहब देखिए, मैं बेसिकली एक जो कैब है, कैब ऑपरेटिंग कंपनी है, उसके थ्रू मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ। मैं अब से कुछ देर पहले, समझ लीजिए यही 2-3 घंटे पहले, मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में था। वहाँ मैंने किसी को ड्रॉप किया था और उसके बाद मैं वहाँ किसी नए कस्टमर की, किसी नए राइडर की तलाश में था। कोई मुझे ऐसा कस्टमर मिले जो मेरी कार बुक करे। तो मैं अंधेरी इलाके में था। तब तक ऐप के ज़रिए मुझे एक बुकिंग मिली और मुझे ये पता चला कि जो भी आदमी है जिसने मेरी कैब बुक की है वो सांता क्रूज़ जाना चाहता है। अंधेरी से सांता क्रूज़ मुझे जाना था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं उस आदमी के दिए गए लोकेशन पर पहुंचा। अंधेरी में बेसिकली एक जगह है मिल्लत नगर। इस मिल्लत नगर के पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहां पर से वो कैब बुक किया गया था, कैब ड्राइवर उस जगह पर पहुंचा। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक इमारत है, बिल्डिंग है,
और उस बिल्डिंग के अंदर से एक नौजवान लड़का ये भारी सूटकेस जिसका अब जिक्र हो रहा है और जिसमें लाश मिली है, वो सूटकेस लेकर वो नौजवान लड़का बाहर निकल रहा है। तो कैब ड्राइवर थोड़ी देर तक तो गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करता रहा। लड़का उस सूटकेस को बाहर निकालने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। कैब ड्राइवर ने ये बात पुलिस वालों को बताई और फिर ये भी बताया कि लड़का किसी तरह से तो सूटकेस को खींचकर मेरी गाड़ी तक लेकर आया, लेकिन वो सूटकेस को अंदर अपने पास सीट में रखने की जगह उसने कहा कि वो डिग्गी में रखेगा और उसे सांता क्रूज़ एयरपोर्ट जाना है। तो कैब ड्राइवर को लगा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है लगेज हो और कहीं वो ट्रैवल करने की तैयारी कर रहा हो। तो कैब ड्राइवर ने कहा कि ओके सर, आप बैठिए, चलते हैं। तो ये जो लड़का है जो सूटकेस लेकर आया था, वो उस सूटकेस को उठा भी नहीं पा रहा था। अच्छा, लड़के की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, समझ लीजिए वही 19-20 साल के एज ग्रुप का वो लड़का रहा होगा, दुबला पतला, और इस सूटकेस को लेकर वो काफ़ी परेशान था, वो उठा भी नहीं पा रहा था। उसमें इतनी भी जान या इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो सूटकेस को उठाकर उस कार की डिग्गी में रखता, यानी कार के जो बूट स्पेस जिसे कहते हैं वहाँ पीछे रख पाता। तो उसने कैब ड्राइवर से मदद मांगी, बोला कि अरे भाई साहब ज़रा हेल्प कर दो, ये बहुत भारी है, सूटकेस में रख नहीं पा रहा हूँ। तो कैब ड्राइवर भी आया, उसने भी सूटकेस में हाथ लगाया और उसको कार के पिछले हिस्से में डिग्गी के अंदर रख दिया। तो जब रखा तो ड्राइवर ने उस सूटकेस को उठाया तो उसे एहसास हुआ कि इसमें कोई बहुत वज़नी चीज़ है। तो कैब ड्राइवर ने हालांकि कुछ पूछा नहीं और पूछने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। उसको लगा कि ट्रैवल कर रहा है, कहीं जाएगा, कुछ भारी सामान होगा, मुझे क्या। तो लड़का गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद कैब आगे बढ़ी और जैसा कि इसने कहा था कि मुझे सांता क्रूज़ एयरपोर्ट छोड़ दो, तो गाड़ी जब काफ़ी दूर तक आगे बढ़ी तो लड़का जो है वो कार में जो बैठा हुआ था उसकी गतिविधियां बड़ी संदिग्ध थी। वो कार में बैठे बैठे लगातार कैब से बाहर झांक रहा था, कभी पीछे देखता, कभी दाएं देखता और कुछ क्यूरियस निगाहों से देखता, मतलब ऐसा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या जैसे कुछ सोच रहा हो, उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो। प्लस जो सामने रियर व्यू मिरर होता है, सामने गाड़ी में लगा हुआ होता है, उससे कैब का ड्राइवर इस लड़के के एक्सप्रेशन को भी रीड कर रहा था, देख रहा था। इस लड़के के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, बहुत ही वो नर्वस और डरा हुआ सा लग रहा था। हालांकि मुंबई जैसे महानगर में आपको पता है कि हर कोई ज़्यादातर लोग, मतलब सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, मेट्रोपॉलिटन का यही मिजाज होता है कि इंसान अपने काम से काम रखता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इंसान होना नहीं चाहता, क्योंकि महानगर की ज़िंदगी ही ऐसी होती है कि किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर आप कुछ पूछें, भलाई के लिए भले पूछें, लोग उसको इंटरफेरेंस भी मानते हैं। तो कैब ड्राइवर ने उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन उसने नोटिस किया कि लड़के के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है और लड़का बार बार इधर उधर ताक झांक कर रहा है। लेकिन अभी कैब आगे बढ़ रही थी सांता क्रूज़ की तरफ, तब तक अचानक इस लड़के ने ये कहा ड्राइवर से कि भाई सांता क्रूज़ नहीं जाना है, तुम जोगेश्वरी ले लो। कैब ड्राइवर को लगा कि चलो ठीक है, जोगेश्वरी ले लेते हैं। उसने आगे से जो टर्न था वहाँ से गाड़ी मोड़ी और गाड़ी अब जोगेश्वरी की तरफ आगे बढ़ने लगी। काफ़ी क्राउडेड एरिया मुंबई में इन सब जगहों पर। जोगेश्वरी की तरफ जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो लड़के का जो वो रूप था या जो उसका मिजाज था, इधर उधर देखना, घबराए हुए, मतलब कुछ ढूंढने की कोशिश करना, ये सब लगातार चल रहा था। जोगेश्वरी की तरफ जब काफ़ी दूर तक गाड़ी आगे बढ़ गई और कैब ड्राइवर को लगने लगा कि ठीक है, अब शायद वो डेस्टिनेशन आएगा जहाँ पर इस लड़के को उतारूंगा, लड़के ने अचानक इस ड्राइवर से कहा कि भाई जोगेश्वरी नहीं, थोड़ा सा प्लान में चेंज है, गोरेगांव ले लो। अब कैब ड्राइवर को लगा यार क्या मामला है, मतलब वहाँ से निकले थे मिल्लत नगर से, अंधेरी से, जाना था सांता क्रूज़ से जोगेश्वरी हो गया, अब जोगेश्वरी से अब गोरेगांव बोल रहा है। तो सोचा इसने, लेकिन फिर उसको लगा कि ठीक है, मुझे क्या है, मेरा तो किराया बढ़ रहा है, कैब का चार्जेस बढ़ रहे हैं, मैं ले चलता हूँ। फिर कैब वाला जो है उसने गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी इस बार जो है गोरेगांव की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर तक गोरेगांव की तरफ गाड़ी आगे बढ़ी। अब कैब ड्राइवर सोच रहा था कि पता नहीं अब उतरेगा नहीं उतरेगा, क्या करेगा, और उसके मन में भी अब शक शुभा ये सब पैदा होने लगा था। तो उसने लेकिन वो गाड़ी लगातार चला रहा था। लड़का गोरेगांव की तरफ आगे बढ़ा। काफ़ी दूर तक जाने के बाद फिर से लड़के ने अपना मन बदल दिया और बोला कि प्लीज़ ड्राइवर अंकल या भाई, जो भी बोल रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उसने कहा कि अब मलाड ले लो, मलाड, वहाँ मेरा एक दोस्त है,
मैं उसका इंतज़ार करूंगा और फिर उसके साथ ही एयरपोर्ट जाऊंगा। अच्छा, इंसान जब इस तरह की कुछ हरकत करता है तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बगैर पूछे हुए भी वो एक्सप्लेन करने लगता है, क्योंकि उसके मन में ये शक सा होता है कि कहीं मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है। तो लड़का अब एक्सप्लेन वाले मूड में आ गया था, मोड में। वो बता रहा था कि वहाँ मेरा एक दोस्त मिलेगा मलाड में और उसके साथ फिर मैं सांता क्रूज एयरपोर्ट जाऊँगा, आप मुझे मलाड छोड़ दो। ड्राइवर को इस बार बड़ी झुंझलाहट हुई, प्रशांत चौहान को। तो लेकिन उसने फिर मन ही मन अपने आप से बात किया और सोचा कि चलो मेरा तो फेयर बढ़ रहा है टैक्सी का, कोई दिक्कत नहीं है, मलाड ही छोड़ दूंगा बोलकर ये मलाड की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी मलाड की तरफ बढ़ने लगी। अब मलाड में जहाँ पर वो गाड़ी चल रही थी इस वक्त, उस जगह पर धीरे धीरे आबादी लोगों की कम हो रही थी। एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी थी जिसके अगल बगल में झाड़ियाँ थी, जंगल था, और इस जगह पर जाकर एक डिजर्टेड प्लेस जहाँ पर रनिंग या मूविंग ट्रैफिक तो है लेकिन लोगों की बसावट नहीं है, ऐसे एक जगह पर इस लड़के ने ड्राइवर से कहा कि प्लीज़ गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतार दीजिए। तो ड्राइवर के मन में शक तो था ही कि भाई ये क्या मामला है। उसका शक और बढ़ गया जब उसे लगा कि यार इतना बड़ा सूटकेस लेकर कहाँ तो ये सांता क्रूज एयरपोर्ट जा रहा था, इतनी जगह से घूमते घुमाते अब मलाड में इस खाली जगह पर सड़क के किनारे आकर ये रुक गया। लेकिन ड्राइवर ने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या करना। वो नीचे उतरा और उसने फिर से वो सूटकेस उठाया, भारी भरकम, लड़के की मदद की और लड़के के लिए उसने सूटकेस नीचे उतारा। लड़के ने उसको जितना भी पैसा बना था वो पैसे उसे दिए और ये जो ड्राइवर था प्रशांत चौहान, इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस लड़के को मलाड के उसी रोड पर ड्रॉप कर दिया। गाड़ी आगे तो उसने बढ़ा दी, लेकिन फिर उसके मन में ये चलता रहा कि भाई ये मामला क्या है। अब तक वो ड्राइवर भी ये सोचने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूटकेस में कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं होनी चाहिए। मन में ये भी आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश ही थी। हालांकि इंसान इस बात को बहुत आसानी से मान नहीं सकता, एज्यूम नहीं कर सकता। खासकर मान लीजिए हम या आप अगर कैब ड्राइवर होते तो हम तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई हमारी गाड़ी में लाश लेकर बैठ जाएगा। तो ये ड्राइवर भी नहीं इमेजिन कर पा रहा था। लेकिन फिर भी जो हरकतें देख रहा था उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई सूटकेस में कोई लाश थी। उसने पहले भी इस तरह की कहानियाँ सुन रखी थी। तो कैब ड्राइवर थोड़ी दूर तक आगे बढ़ा, फिर उसको लगा कि नहीं, एक बार चल के देखता हूँ, वो लड़का कहाँ है, सूटकेस कहाँ है, एक बार चल के देखता हूँ। कैब ड्राइवर ने अब गाड़ी मोड़ ली। बगैर किसी के बोले हुए बुलाए हुए वो वापस मलाड में उसी जगह पर पहुंचा। आगे बढ़ गया था कई किलोमीटर, वापस आया। इस बार जब वो आया तो उसने देखा कि सूटकेस जो है रोड से थोड़ा अंदर झाड़ियों में पड़ा हुआ है और वो लड़का वहाँ से गायब है। ये देखकर कैब ड्राइवर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब लगने लगा कि नहीं, ये मामला वही है जो मैं सोच रहा हूँ। वो घबरा गया कि उसकी गाड़ी में लाश लेकर कोई लड़का ट्रैवल कर रहा था और उसने ये भी सोचा कि काश कि उसने पहले उस लड़के को कन्फ्रंट किया होता तो शायद ये हालत नहीं होती। अब कैब ड्राइवर ने जैसे ही वो सूटकेस वहाँ पर देखा, उसने फिर वक्त नहीं गंवाया। उसने फ़ौरन मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को फ़ोन घुमा दिया और फ़ोन घुमाकर बताया कि साहब यहाँ एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है, काफ़ी भारी भरकम सा, आप लोग प्लीज़ आकर देखिए। कंट्रोल रूम को जब उसने जानकारी दी तब तो इतनी ही जानकारी दी, तब उसने पूरी कहानी नहीं बताई थी कि इस सूटकेस को वही लेकर आया है। लेकिन जब लोकल पुलिस वहाँ पर पहुँची और जब जांच शुरू हुई, जब लाश निकल आई, तो फिर पुलिस ने कैब ड्राइवर को थाने भी बुलाया और उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की तो कैब ड्राइवर ने ये पूरी कहानी बताई जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मिल्लत नगर अंधेरी से उसने एक लड़के को पिक किया था और यहाँ मलाड में आधी मुंबई घूमकर मलाड में लाकर छोड़ दिया। तो जब ये बात पता चली तो पुलिस ने भी राहत की सांस ली कि चलो कम से कम इसी कैब ड्राइवर ने उस सूटकेस को पिक किया था तो इसे तो पता होगा कि कौन सी जगह है। पुलिस ने अब वक्त नहीं गंवाया, कहा कि चलो वहीं चलो जहाँ से तुमने लड़के को पिक किया था। अब पुलिस वहाँ पहुँची और उस बिल्डिंग के पास गई और बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड था, पुलिस ने पहले उससे पूछताछ की। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हाँ, यहाँ एक लड़का तो रहता है अंदर और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर निकला था, इन्हीं ड्राइवर साहब के साथ तो गया था, कैब वाले को दिखाकर बोला। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने यह भी कहा कि थोड़ी देर पहले वो सूटकेस लेकर निकला था और उसने एक कैब और बुक कराई थी। लेकिन जब उस कैब ड्राइवर ने पूछा कि इस सूटकेस में क्या है तो उस लड़के ने फिर सूटकेस जो है वो लेकर वापस चला गया था। फिर इसने दूसरी कैब बुक की। पुलिस ये सब बातें जब सुनने लगी तो पुलिस को लगने लगा कि भाई इसका मतलब ये लड़का न सिर्फ कातिल है बल्कि कत्ल भी जो है इसी बिल्डिंग के अंदर, मिल्लत नगर के उसी सोसाइटी या बिल्डिंग के अंदर वो घटना जो है हुई है। पुलिस को अब इस बात का यकीन हो गया। अब पुलिस उस लड़के को तलाशती हुई उस फ्लैट तक पहुंच गई जहां पर वो लड़का रहता था।
पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी, इंतज़ार किया। काफ़ी देर के बाद वो दरवाज़ा खुला। लड़का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, रिलक्टेंट था। और इस बार जब उसने दरवाज़ा खोला और पुलिस ने जब अंदर का मंजर देखा तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। उस घर में खून ही खून बिखरा हुआ था और ये लड़का उस वक्त ये सारा खून साफ कर रहा था। पुलिस वालों ने लड़के को हिरासत में लिया। लड़के की उम्र यही कोई 18-19 साल के आसपास थी और उससे बोला कि ये मामला क्या है, अब हमें सिलसिलेवार तरीके से बताओ, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं। लड़के को भी बात समझ में आ गई क्योंकि पुलिस के साथ साथ वो कैब ड्राइवर भी था। लड़के ने अपना जुर्म कबूल लिया और कहा कि हाँ साहब, वो सूटकेस में जो लाश है उस लड़की की हत्या मैंने ही की है और ये मेरा घर है जहाँ पर अभी आप लोग आए हैं। यहाँ मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं लेकिन आज दोनों नहीं हैं और मैं यहाँ इस वक्त अकेला हूँ और उस लड़की को मैं पहले से जानता था। इस लड़के ने अपना नाम बताया, मुजम्मिल इब्राहिम सईद। ये मुंबई में ही रहता था और हैदराबाद में रहकर पढ़ाई करता था। इसके पिता अच्छी खासी नौकरी पर थे, पैसे वाले थे और हैदराबाद में अपने बेटे को भेजकर इन्होंने उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई वहाँ करवाई। लेकिन छुट्टियों में वो वापस आया करता था और इन दिनों वो पढ़ नहीं रहा था, तो इसीलिए मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था, इसी मिल्लत नगर में। तो पुलिस ने जब पूछा कि मुजम्मिल, जिसकी हत्या की वो लड़की कौन थी और तुमने क्यों उसकी हत्या की, तो उसने कहा कि देखिए, लड़की जो है वो एक मॉडल है और उसका नाम है मानसी दीक्षित। और मानसी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और हम लोग सोशल मीडिया में एक दूसरे से पहले मिल चुके थे। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस को भी लगा कि हाँ यार, चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है लड़की का। उसके बाद जब पुलिस ने चेक किया डिटेल तो पता चला कि वो कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है, कई सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स में उसका अच्छा रोल रहा है। तो मानसी दीक्षित इस लड़की का नाम था और वो लड़की कोटा राजस्थान की रहने वाली थी। मानसी जो है किसी भी दूसरी स्ट्रगलर की तरह मुंबई आई थी कुछ समय पहले और मुंबई में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। छोटे मोटे असाइनमेंट्स करती थी, एक प्राइवेट जॉब भी करती थी। और ये लड़का जो है, इसने सोशल मीडिया पर ही कहीं मानसी को देखा था। सोशल मीडिया में प्रोफाइल चेक किया, मानसी का प्रोफाइल देखा तो मुजम्मिल इब्राहिम सईद नाम के इस लड़के का दिल पहले ही नज़र में मानसी पर आ गया। लड़के की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मैंने आपको बताया ही है। इसने मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और कहते हैं ना, फिंगर क्रॉस्ड, वो इंतज़ार करने लगा कि पता नहीं, इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की है, मॉडल भी है, पता नहीं मेरा फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे ना करे। लेकिन एक दिन बाद मानसी ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब जैसे ही मानसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, मुजम्मिल को लगा कि अरे ये तो लॉटरी खुल गई, इतनी अच्छी लड़की मेरी दोस्त बन गई। अब वो चैट करने लगा मानसी से और मानसी के हॉबीज़, आदतों के बारे में, प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगा। जब उसे पता चला कि मानसी जो है मॉडल है और सीरियल्स में काम करती है, फिल्मों में ब्रेक का इंतज़ार कर रही है, तो मुजम्मिल ने फिर उससे उसी के सब्जेक्ट के बारे में, यानी फिल्म, टेलीविज़न, मॉडलिंग, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की शुरुआत कर दी। और उसने बताया कि वो एक कामयाब एक्टर भी है, साउथ में भी उसने कुछ काम किया है और एक्टिंग के ही फील्ड से वो भी है। ये सारी बातें जब मुजम्मिल ने मानसी को बताई तो मानसी के साथ उसकी बॉन्डिंग थोड़ी और तगड़ी हो गई। मानसी उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगी। मुजम्मिल तो अलबत्ता उसके लिए पहली ही नज़र में जो है उसके मन में प्यार था, दीवाना था। तो मुजम्मिल जो है बहुत खुश था। हालांकि मुजम्मिल के मन में ये जो प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे टाइप की फीलिंग जो होती है, वो फीलिंग थी। ये मानसी को इस बात का एहसास नहीं था। 15 अक्टूबर जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन इत्तेफाक से ये लड़का घर पर अकेला था और उसके मम्मी पापा नहीं थे। उसने मानसी को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मानसी, अगर तुम आ जाओ तो एक तुम्हारा पोर्टफोलियो शूट कर सकते हैं और जब तक तुम एक बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं बनाओगी तब तक तुमको ब्रेक मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो मानसी को लगा कि हाँ, ये लड़का तो अच्छी बात कर रहा है, समझदारी वाली। मानसी ने तुरंत जो है, बिना ये सोचे हुए, जबकि आज से पहले, जिस दिन ये घटना हुई, इससे पहले वो इस लड़के से कभी मिली नहीं थी। फ़ोन पर बातचीत, सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन, या हो सकता है वीडियो कॉल वगैरह भी होता रहा हो, लेकिन मुलाकात नहीं थी। अब मानसी को जब इसने घर पर बुलाया तो मानसी जो है पोर्टफोलियो की चाहत में फ़ौरन जो है मुजम्मिल के पास, उसके घर मिल्लत नगर चली आई। मिल्लत नगर में बैठी, मुजम्मिल को पोर्टफोलियो तो बनाना था नहीं, वो तो उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। उसने मानसी से इधर उधर की बातें की
और फिर जो है जब उससे रहा नहीं गया तो उसने मानसी से सीधे सीधे ये कहा कि वो उससे इंटीमेट होना चाहता है, क्लोज आना चाहता है। ये बात जब मानसी ने सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको लगा कि यार मैं तो इसे अच्छा दोस्त समझ रही थी, कहाँ ये पोर्टफोलियो बनाने की बात कर रहा था, अब ये उल्टी बात कर रहा है, फिजिकल रिलेशन और इंटीमेसी की बात कर रहा है। मानसी नाराज़ हो गई और उसने मुजम्मिल को पहले तो फटकारा। अब मुजम्मिल ऐसा उसके दिमाग में क्या कीड़ा कुलबुला रहा था, उसने जो है मानसी को छूना शुरू कर दिया और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मानसी रेसिस्ट करने लगी, रोकने लगी और उठकर फ़ौरन घर से बाहर निकलने लगी। अब मुजम्मिल का अपना एरिया था, अपना घर था, उसने मानसी को कब्ज़े में लिया और जब मानसी ज़्यादा प्रतिरोध या प्रतिवाद करने लगी तो उसने घर में एक लकड़ी का स्टूल रखा हुआ था, उससे उसने मानसी के सिर पे हिट कर दिया। पूरी ताकत से उसने जब मानसी के सिर पे हिट किया तो मानसी फ़ौरन बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। इसके सिर के ऊपर ये जो भूत सवार था इंटीमेसी का, या अब मैं खुलकर अगर कहूँ तो ये कहूँ कि उस लड़की के साथ रेप करने का, वो भूत अभी भी नहीं उतरा। उसने उस बेहोशी की हालत में इस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की और तकदीर देखिए कि मानसी के साथ जब बेहोशी की हालत में रेप करने की कोशिश हुई तो मानसी फिर से होश में आ गई और उसने देखा कि ये लड़का मुजम्मिल खुद को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर। वो और नाराज़ हो गई, वो चिल्लाने लगी और इस बार जब चिल्लाने लगी तो फिर लड़के ने, मुजम्मिल ने गुस्से में आकर और खुद पकड़े जाने से बचने के लिए घबराहट के मारे जो भी कहे, उसने मानसी का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या तो हो गई गुस्से में, फिर उसे लगने लगा कि अब क्या करें, थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने आनन फानन में घर से एक बड़ा सा सूटकेस लिया, उसको खाली किया, उसमें मानसी की लाश भरी और कहा कि सबसे पहले लाश ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद वापस आकर घर की साफ़ सफाई करेंगे। लाश ठिकाने लगाने के लिए उसके बाद उसने जो कुछ किया वो सारी कहानी आपको पता है। और इस तरह से देखा जाए तो पुलिस ने महज 4 घंटे में, जब वो डेड बॉडी स्पॉट की गई, पहली बार देखी गई, पुलिस को जब पहली बार उसके बारे में पता चला, तब से लेकर इस केस के सॉल्व होने तक, यानी इस लड़के के पकड़े जाने तक 4 घंटे का फासला रहा। पुलिस ने महज 4 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया, थैंक्स टू दैट कैब ड्राइवर प्रशांत चौहान, जो इतना सजग, इतना जागरूक टैक्सी चालक था, जिसकी वजह से इतने ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस सुलझाने में कामयाब हुई। और ये मर्डर केस सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर केस नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कत्ल की सारी घटनाएं बड़ी तकलीफदेह होती हैं, लेकिन कोई इंसान जो बेगुनाह हो, कोई इंसान जो अकेला हो और लड़की है, ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर पुरुष या कोई लड़का उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती फिज़िकली करने की कोशिश करेगा तो जिस तरह से ऊपर वाले ने हम लोगों का सिस्टम बना रखा है, लड़की पर वो ओवर पावर कर सकता है, कर लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि हमेशा ही कर लेता है। तो इस तरह से एक लड़की के साथ ज़्यादती करना और उसकी हत्या कर देना रेप के लिए, जो लड़की का बहुत ब्राइट फ्यूचर था और वो आगे बहुत अच्छा काम कर सकती थी, बहुत बेइंतहा खूबसूरत और अच्छी मॉडल, उसकी माँ एक ब्यूटिशियन थी जिन्होंने बचपन से ही अपनी इस बेटी को बहुत प्यार से नर्चर किया था और उसे सिखाया था कि कैसे चलते हैं, कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, कैसे खूबसूरत रहा जाता है, जिससे इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इम्प्रेसिव और प्रेजेंटेबल बने। ये सारी चीज़ें उसकी माँ ने मानसी को बताई थी, सिखाई थी। अब और अपनी माँ की बदौलत ही मानसी के पिता की काफ़ी पहले मौत हो गई थी, वो रेलवे में थे, तो माँ ने ही पाल पोस कर इस बेटी को बड़ा किया था। लेकिन सारे सपने जो है एक झटके में, एक सिरफिरे लड़के की हवस या रेप करने की जो इच्छा थी उसकी वजह से ख़त्म हो गई। तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? पुरानी कहानी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसे सुन भी रखा हो, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन की बड़ी माइन्यूट डिटेल्स थी और मुझे लगा कि किस तरह कड़ी दर कड़ी पूरे मामले को पुलिस ने सॉल्व किया, मुझे आप लोगों से वो शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये शेयर की आप लोगों से। आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे घटनाक्रम पर, कहानी पर, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को कल एक वाक़या सुनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक हथौड़ा छाप डॉक्टर ने मध्य प्रदेश में लोगों की हार्ट सर्जरी करने की शुरुआत की और जितने लोगों की सर्जरी की उसमें से आधे लोगों की मौत हो गई।
उस मामले की पूरी कहानी मैंने तफसील से आप लोगों को बताई थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और अपनी बातें रखी हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। शांतनु सरकार ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा देश में चल रहा है, इससे बहुत दुख होता है। निवेदिता गुप्ता हमारी रेगुलर लिसनर हैं और उन्होंने ये कहा है कि फाइनेंशियली वीक लोग जो हैं वो ऑब्वियस है किसी भी आदमी पर जो है आसानी से भरोसा भी करते हैं, डिपेंडेबल भी होते हैं, क्रॉस चेक नहीं कर पाते, सेकंड ओपिनियन नहीं ले पाते और ऐसे लोगों को कई बार जो है इस तरह के हथौड़ा छाप और झोला छाप डॉक्टर जो है उनके मौत की वजह बनते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। रुआब अली साहब ने जो कमेंट किया है वो थोड़ा पॉलिटिकल है, तो चलिए ठीक है, वो आपका अपना नज़रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको मेंशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। विवेक शर्मा जी ने भी बहुत मतलब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट करते हैं। उन्होंने लगता है कि बहुत अद्भुत है, एक फेक डॉक्टर कैसे दिल का ऑपरेशन कर देता है, उन्हें हैरानी हो रही है। हैरानी की तो बात है ही, तभी मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई भी थी। आनंदी क्रिएट्स हैं, इन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में उस आदमी को अपॉइंटमेंट कैसे मिल गया, उसे ड्यूटी किसने असाइन किया। बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत सही है, वाजिब है। इसी वजह से हॉस्पिटल का जो संचालक है अजय लाल, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन जानकारी मिली है कि वो फॉरेन भाग चुका है। हो सकता है कि उसकी मिलीभगत हो, या ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उसको भी डार्क में रखा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रदीप कुमार ने भी कमेंट किया है। तेंजिन लाखपा, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो उनका ये नाम है, हमारे दर्शक हैं, और उन्होंने कहा है कि उस डॉक्टर का नाम किम जोंग उन नहीं है। ये जो है अच्छी बात है। हाँ, मतलब डॉक्टर सम जॉन किम इस तरह से नाम था, तो इसीलिए किम जोंग उन से की आपको याद आ गई होगी, मैं समझ सकता हूँ। मुकेश यादव जी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। और प्रदीप भंबू जी ने कमेंट किया है, स्वागत आपका, रेगुलर लिसनर हैं। जया अवस्थी जी, हैप्पी ड्रम आरजे के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी ये लिखा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस गैर इरादतन हत्या का केस लगाती है। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि उस पर क्या लगेगा। मुझे भी लगता है कि गैर इरादतन हत्या का केस ही लगेगा, क्योंकि इंटेंशनली मर्डर नहीं है, लेकिन गैर इरादतन हत्या के साथ भी और बहुत सारी धाराएं लगेंगी और साबित अगर जुर्म हुआ, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो ये लंबा जाएगा। एल के फैशन के नाम से एक आईडी है। अमृत जी के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। पिंकी चारण रेगुलर कमेंट करती हैं, रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पिंकी चारण जो है सिर्फ इमोजीज भेजती हैं और कुछ लिखती नहीं है। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा सुरिंदर कौर ने कमेंट किया है, गॉड ब्लेस यू, उन्होंने लिखा है। मेरे ख्याल से सुरिंदर कौर जी ही जो है वो शम्स ताहिर खान सर से कांटेक्ट करना चाह रही थी, और मैंने उनसे कहा था कि शम्स सर की ईमेल आईडी आपको दे सकता हूं, आप किसी से ईमेल करवा लीजिए। अब उनका मोबाइल नंबर जो है मैं सार्वजनिक फोरम में या मंच पर मैं यहाँ डाल नहीं सकता उनकी इजाज़त के बगैर, और अगर वो चाहते होते तो उन्होंने खुद ही डाल दिया होता। तो इसीलिए मतलब अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो आप या तो मुझे मेल कीजिए crimetech@aajtak.com पर मेल कीजिए, या शम्स सर को मेल कीजिए। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं। दीपमाला ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रतिम भाई, मुझे दवा और डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, मैं एक्सरसाइज और हेल्दी फूड पर विश्वास करती हूँ। देखिए दीपमाला जी, ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज और हेल्दी फूड पर यकीन करती हैं, और ख़ासकर जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। हालांकि मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ और किसी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप डॉक्टरों से कम इलाज और बीमारी के मामले में दूरी बना कर रखें। दोस्त उन्हें ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब जान सांसत में आती है तो डॉक्टर ही बचाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो ट्रीटमेंट है उससे बढ़िया है ना कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो होना चाहिए। तो और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। गीता रानी का भी कमेंट है, और ट्रू टॉक AI1 के नाम से एक आईडी, उन्होंने कमेंट किया है। प्रकाश पी हैं, उन्होंने कमेंट किया है। ब्रज ने अपनी बात रखी है। रीना राज लव क्रिएट समथिंग, उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है, और शुभम पांड्या ने भी कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आज की कहानी पर प्लीज़ अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।